Can you go forward, please? Ladies and gentlemen, give it up for Lamar तो शुरू से शुरू करें, हाँ? कौन सा वाली शुरू से? वो नाटक वाली शुरू से, जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी। तो नवाज जब अपने उस सुंदर से शहर से उठकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचे, एक तो एनर्जी पहुंचना तब भी उतना ही मुश्किल था और आज भी उतना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बाहर से देखने पर वो यात्रा बहुत जटिल लगती है। तो जरा पहले वो अनुभव हम अपने यहाँ बहुत सारे मित्र हैं, फिल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपका काम पसंद करते हैं, आपकी यात्रा से जुड़े रहें। जरा आपके ही शब्दों में, आपके लफ्जों में सुने ये यात्रा शुरू कैसे हुई। शुरुआत क्या हुआ था कि ग्रेजुएशन करने तक मुझे कुछ मालूम नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और 1-1.5 साल तक ऐसे आवारा फिरता रहा। तो किसी ने नाटक दिखाया और गुजरात में बड़ौदा में था मैं तब, और मैं चीफ केमिस्ट था पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में, और गुजराती प्ले देखा और वहाँ से सोचा कि यार ये एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो स्टेज पे होते हैं एक्टर, वो हंसते हैं तो ऑडियंस हंसती है, वो रोते हैं तो ऑडियंस रोती है। ये है तो फ्रॉड लेकिन बहुत खूबसूरत फ्रॉड है। इससे अच्छा क्या फील हो सकता है। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के गुजराती प्ले करने लगा। और किसी ने बताया कि हिंदी थिएटर होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे जाने के लिए कुछ प्लेस की एक्सपीरियंस की जरूरत थी, तो झूठ मूठ लिख दिया मुझे 10 प्ले मैंने किए हैं, फुल लेंथ प्ले, और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद फिर उसके बाद तो आप जानती हैं। नहीं, वो तो मैं जानती हूँ। एडमिशन के बाद कुछ ऐसे नाटक हुए आपके बैच के साथ जो जिन्होंने इतिहास रचा। पहला नाटक याद है ना? बस पहला नाटक आई थिंक बाकी इतिहास तो जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की यात्रा हुई, फर्स्ट ईयर में तो एडजस्टमेंट में भयंकर वो लगता है। आप दिल्ली आ गए, एक बड़े शहर में आ गए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के एक्सपीरियंस है, तरह तरह के अनुभव है, और ये भी पता नहीं होता। जैसे आप तो शायद डिसाइडेड थे कि मैं एक्टिंग करूंगा, बहुत सारे लोग सोचते मैं डायरेक्टर बनूं कि मैं एक्टर बनूं कि मैं क्या करूं। पहले से दूसरे साल की यात्रा में कौन सी वो चीजें से सबसे ज्यादा याद रही? क्योंकि आज हम यहाँ जर्नी एज एन एक्टर की बात करने के लिए ही आपके साथ मुखातिब हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे SRFTI में भी FTI में भी होता है, कॉमन होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और सेकंड में कुछ स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, सेकंड और थर्ड ईयर तो फिर। तो मेरा तो प्लान था कि मैं एक्टिंग ही करूँगा, एक्टर का ही बोलूँगा, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। स्टेज क्राफ्ट होता है, डायरेक्शन होता है, और एक्टिंग होती है। तो मैंने तो एक्टिंग ही चुना, एक्टिंग ही किया। फिर
बट ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारे डायरेक्टर्स आ रहे थे बाहर से, जो हमें हमारे साथ वर्कशॉप करते थे, प्ले माउंट करते थे, तो उनकी अलग अलग प्रोसेस होती थी। और जो डायरेक्टर आता था तो पहले जो लर्न किया हुआ किसी डायरेक्टर के साथ उसको अनलर्न करवाता था, तो वो पीट के गाली दे के बड़े जो भी उसकी प्रोसेस होती थी, ये जताता था कि तुझे कुछ नहीं आता। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता था यार, मुझे 2 साल से मैं प्ले कर रहा हूँ और दूसरे जो डायरेक्टर थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, ये डायरेक्टर पूरी इसने तो इग्नोर ही कर दिया। तो बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत जरूरी होता है एक्टर के लिए, क्योंकि जीरो से अगर शुरुआत करनी होती है तो सारा अनलर्न करना पड़ता है। तो आज भी वही प्रोसेस है कि अगर एक फिल्म कर ली तो दूसरी फिल्म जब स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मुझे बिल्कुल अनलर्न करना पड़ता है किसी भी हालत में, मुझे तो कैसे भी हो कि जीरो पे आ जाओ, क्योंकि जीरो से ही सेंचुरी बनती है। अब पहले से अगर माइंड में लेके आ रहा हूँ मैं तो सेंचुरी मारता हूँ हर गेम में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नवाज जो प्रोसेस की बात है, एक मेथड शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। मुझे कुछ क्वेरीज मिली जब इसी की वेबसाइट पर ये कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ लोगों ने लिखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेथड क्या है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो सवाल एक तो मेथड की भी है और दूसरी वो भी, जैसे कि आपने अभी कहा, मैं सब वो अनलर्न करता हूँ जो मैं अगला करने वाला हूँ। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होगा एक प्रयास और एक प्रोसेस के रूप में। ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मन होता है कि अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ। मन करता है कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक कंफर्ट जोन है, ठक 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 मारना शुरू करते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको मंडो करना पड़ता है, आपको ठाकरे भी करना होता है, इस तरह की फिल्में करनी पड़ती है। तो जो पहले किया वो उसको भुलाना जरूर पड़ता है। आई थिंक मेथड एक्टिंग का मुझे जैसे अक्सर होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि मेथड एक्टिंग क्या है। आई थिंक मैं अगर किसी अपने फादर को, जो भी नहीं रहे, लेकिन अगर मैं उनको समझाता, जो एक गाँव से थे, अगर मैं उनको समझाऊं कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, सिंपल सी चीज होती है कि एक आदमी दूसरे आदमी का होने का जब इंप्रेशन देता है और उसकी जो प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस होती है, जो एक्सरसाइज है, वो मेथड एक्टिंग कहलाती है। Such a beautifully put narrative, you know. I mean, how simply is he making it sound? पर क्या ये इतिहास में 100 तो ऐसी फिल्में होंगी नवाज, जो मुझे याद है, जिसमें आप 2, 5, 8 या 10 मिनट के रोल में कहीं ना कहीं खड़े, क्योंकि मैं पहचानती थी तो मुझे याद था, अच्छा वो शायद नवाज खड़ा है। उस यात्रा के बारे में मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। छोटे मोटे रोल इसलिए किए क्योंकि उसके अलावा कोई जरिया नहीं था और थोड़ा सर्वाइवल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हमें। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ सर्वाइवल का था कि खाना मिल जाए इतना कि अंधेरी से और बैंगलोर तक पैदल जा सकूँ। इतना अगर मुझे मिल जाए तो मैं फिर पैदल जा सकता हूँ, पैदल आ सकता हूँ, इतना था। तो बहुत दिक्कतें हुई सर्वाइवल में, क्या मैंने तो बहुत बार बताया भी बहुत सारे इंटरव्यूज में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, जो एक सर्टेन टाइप की पर्सनैलिटी होती है सिनेमा में उस वक्त पे। अब तो थैंक गॉड अभी OTT है, बहुत सारा सिनेमा बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो सब बिजी है। आई थिंक बहुत कम एक्टर होंगे आज की डेट में जो खाली हमारी तरीके से पहले घूमते तक घूम रहे होंगे। तो किसी भी अगर ऑफिस में जाता तो ये सबसे बड़ा सवाल होता था कि क्या है। हमारे साथ थे और कान के उस रेड कार्पेट पर चलते हुए मुझे याद आया और क्रिस्टियान से मेरी बात हुई। गैंग्स ऑफ वासेपुर became a watershed moment in Indian cinema at Cannes। और मेरे ख्याल में जो 90 और 110 मिनट का फॉर्मेट था वो उस फेस्टिवल में जाकर तहस नहस हो गया, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हुआ। और आप लोगों के लिए जानकारी है कि कान फिल्म फेस्टिवल में गैंग्स ऑफ वासेपुर का इलोंगेटेड बड़ा रूप वैसे ही दिखाया गया जैसा कि वो 3 पार्ट्स में भारतवर्ष में दिखा। ये किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और भारतीय सिनेमा के लिए भी। गैंग्स ऑफ वासेपुर की यात्रा नवाज बहुत लोग जानना चाह रहे हैं और उन्हें लगता है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उद्भव वहां से।
उस यात्रा के बारे में बताइए। मैं उससे पहले हालांकि मैं फिल्में कर चुका था। एक फिल्म की थी मैंने, मिस लवली, जो कान में गई थी उसी टाइम, और एनएफटीसी का प्रोडक्शन था, एनएफटीसी उसका निर्माण रिगार्ड में, और एक फिल्म और 2-3 फिल्में कर ली थी मैंने एज ए लीड रोल। बट जो जिस तरह की का रोल मैं चाह रहा था, जो एंग्स है अंदर रियल लाइफ में, वो जो फूटा वो गैंग्स में फूटा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब लास्ट सीन जो था उस फिल्म का, तो लास्ट डे ही शूट किया था जब मैं उसको विलन को गोली मार रहा हूँ। मैं अपने कैरेक्टर में था नहीं एक्चुअली, बिल्कुल भी कहीं और था, ट्रिप में था मैं। और सामने क्या हुआ है मुझे मालूम, मुझे बताया गया कि गोली मार ली, तो मैं मार रहा था, लेकिन मैं ट्रिप में था। क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मालूम कि जो मेरी चाहत थी वो पूरी हो जाएगी, और जो एक लंबा चौड़ा जो स्ट्रगल था 10-12-15 साल का, वो खत्म हो जाएगा, लकीर खत्म हो जाएगी। फिल्म को लोग अप्रिशिएट करेंगे तो इस तरह का था। और कभी कभी लगता है कि यार ये गलत भी कहीं डिसऑनेस्ट हो गया उस लास्ट सीन में। बट एक हमारे टीचर ने दूसरे साल में सत्येंद्र ने कहा है कि एक उस दौरान जब हमारे क्लासेस लेते तो एक चीज बोली थी उन्होंने कि खाली नहीं जाना चाहिए। जब आप कुछ भी, चाहे माधुरी दीक्षित के बारे में सोचो, कैमरे के सामने भी सोचो, कुछ लोगों को तो जरूर सोचो, वो दिखता है। अगर माइंड में कुछ चल रहा है वो दिखता है। ये नहीं दिखेगा कि क्या सोच रहे हो, लेकिन दिखेगा ये जरूर कि सोच रहा है बंदा। तो उस वक्त पे गैंग्स के टाइम पे मैं कहीं और था, लेकिन था ऐसे था। वो कहीं और होना बहुत जोर से दिखा। और मैं अभी भी कान के नैरेटिव पर इसलिए हूँ क्योंकि उसके बाद एक सतत यात्रा फ्रांसीसी सिनेमा और भारतीय सिनेमा की शुरू हुई। मुझे याद है कि आप बहुत बार कान फिल्म फेस्टिवल में आपका सिनेमा सेलिब्रेट हुआ, आपके बारे में चर्चा रही। जहां से हमने शुरू किया था कि ये परिभाषा नहीं थी कि तुम हीरो जैसे दिखते नहीं हो, तुम हीरो हो क्या, तुम एक्टर हो क्या वो कहीं टूटा इस यात्रा में जो गैंग्स के बाद शुरू हुआ। और वो टूटा तो कैसे? गैंग्स के बाद में आइडिया हो गया था हम लोगों को। पीछे साउंड रूम में जरा थोड़ी सी आप ध्वनि कम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सुन सकते हैं। हो क्या तुम एक्टर हो क्या? ये परिभाषा कैसे बदली गैंग्स के बाद और गैंग्स के समय? क्योंकि सडनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की चर्चा होने लगी और लोग नोटिस करने लगे कि एक व्यक्ति है, एक एक्टर है, कमाल का है, अद्भुत काम कर रहा है, और उसका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये परिभाषा कैसे? जैसे आपने कहा कि एक्टर हो गए, वो खुद मुझे खुद पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं, कंप्लीट तो हो नहीं पाते एक्टर। हाँ, मेरा जो पेशा है वो एक्टिंग का है, इसमें कह सकता हूँ एक्टर हूँ। बट हमेशा खोज रहती है कि कुछ ना कुछ तो खोजते रहते हैं। बट हाँ, गैंग्स के बाद ये होने लगा था कि खुद की चीजों पे बिलीव होने लगा था कि अगर आप कोई भी चीज लेके आते हैं लेकिन आपकी अपनी है, ओरिजिनल है, और उस पर आपका बिलीव है, तो वो आदमी तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जरूर कहीं ना कहीं लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं उस चीज को। तो जरूरत है इस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा खुद का क्या है। मैं जो बॉलीवुड है वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, सब कुछ है, बट मैं क्या हूँ वो मुझे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद को जानने की कोशिश करूंगा तो लोग मतलब अगर मैं फॉलो करूंगा किसी को तो मैं बेवकूफ हो जाऊंगा। मेरी खासियत क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बहुत सारे एक्टर्स जब हमारी बात भी होती है तो मैं यही बोलता हूँ, मैं आपको तभी देखूंगा जब आपका कुछ खास ओरिजिनल आपका खुद का होगा। अगर आप फॉलो करके आ रहे हैं किसी को, स्टार्स को, तो मैं क्यों देखूँ, तो ऑलरेडी है ही, वो तुम देख सकते हो। तो खुद भी इस बात पे यकीन हो गया। और उसके बाद एक सतत यात्रा है एक खास तरह के सिनेमा की। मतलब ये कभी नहीं रहा कि अब नवाज इसी तरह की फिल्म करेंगे या इसी तरह के कथानक या इसी तरह के चरित्र पर काम करेंगे। बहुत तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अगर अनुराग कश्यप के साथ काम किया तो सुधीर मिश्रा के साथ भी काम किया। अगर मतलब जो एक पूरी सतत यात्रा है इतनी लंबी, हाँ, और ये कोई नहीं सोच सकता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कमर्शियल सिनेमा करेंगे। वो मेन स्ट्रीम
कमर्शियल सिनेमा जहाँ आपने लोगों को हंसाया, खूब हंसाया। एक बार मुझे राजनाथ विद्यालय के स्टूडेंट ने कहा कि नवाज भाई कॉमेडी भी कर लेते हैं। बाप रे बाप, क्या कॉमेडी करते हैं वो। तो ये भी वही डब्बा है, वही बॉक्स है क्या नवाज, कि आप अगर गंभीर एक्टर हैं और गंभीर कथानक या गंभीर चरित्रों को करते हैं तो फिर आप वो नहीं कर सकते जिन्हें हम लाइट रोल्स कहते हैं। नहीं, मैंने तो आपको भी पता है एनएसजी में मैंने और राजपाल यादव ने हमने सबसे ज्यादा कॉमेडी रोल की। बिल्कुल। मेरा चेहरा थोड़ा सा इंटेंस था, मुझे इंटेंस रोल मिलते चले गए, उसको कॉमेडियन हो गया वो। आई थिंक चेहरे हमारे यहाँ एक होता है, सेट होता है कि ये ऐसा दिखता है तो उसको ऐसे रोल दो, वो है थोड़ा हद तक है। हालांकि मैंने 2-3 फिल्में भी की हैं जो कॉमेडी थी, जिसको कॉमेडी थी। और टाइमिंग कहते हैं ना कि टाइमिंग, कॉमेडी में टाइमिंग की जरूरत है, ऐसा बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। ट्रेजेडी में भी टाइमिंग की जरूरत होती है और रियल लाइफ में जब बात करते हैं उसमें भी टाइमिंग की जरूरत होती है। गलत टाइम, आप कभी कभी किसी से इरिटेट हो जाते हैं ना, यार इसकी बात में ना इरिटेट कर रहा है, इट मीन्स उसके पास रिदम नहीं है ना टाइमिंग है। तो जैसे कारण जी कहा करते थे, हमारे टीचर थे, वो कहते हैं हाँ बीवी कारण कि बेसुरा माँ पे बेताला नहीं, तो ताल और ताल की टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो इस तरह के सिनेमा को करते करते एक नया मीडियम सडनली आया जिसके बारे में अभी शुरू में आपने चर्चा की, OTT। और जब नेटफ्लिक्स इंडिया में, जब भारतवर्ष में और विश्व में जब उसका लॉन्च हुआ तो एक सीरीज बनी सेक्रेड गेम्स, जिसे एक रात में 30 सेकंड में 127 देशों में देखा। तो अभी तक हम इस जूझ में इस चीज से जूझ रहे थे कि हम इंडियन सिनेमा को ग्लोबल कैसे बनाएं, और यहाँ एक सीरीज और गाय तोंडे और एक किताब जो पब्लिक स्पेस में थी 10 साल से, एक दशक से, वो आई, उद्धृत हुई और आप वहां थे और 127 देशों ने आपको एकदम एक साथ देखा। उस यात्रा के बारे में जरूर हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सीक्रेट गेम जब मुझे बोला गया कि एक सीरीज है, मैं सीरीज रिलीज नहीं करता हूँ। पहले मेरा रिएक्शन यही था कि मैं सीरीज नहीं करूँगा। मुझे लगा कि टीवी सीरीज टाइप होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था OTT क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या है। तो विक्रम मोपा ने मुझे बताया कि ये 120, 127, 190 कंट्री में रिलीज होगा। तो मुझे कोई खास ऐसे इंटरेस्ट बना नहीं मेरा, मुझे लगा कि अल्टीमेटली टीवी सीरियल ही है। मैं बच के लोग फिल्में कर रहा हूँ, फिर वापस मुझे मिलने जाना चाहता हूँ। तो एनीवे अनुराग ने मुझे कन्विंस किया और कि ये 190 कंट्री में जाएगा। मैं कैसे जाएगा, तो उसने मेरे को मैप दिखाया, कोई सीरीज चल रही होगी कोई विदेश की, तो उसने बोला ये जहाँ लाइट चली हुई ना मैप पे, यहाँ ये सीरीज चल रही है। तो मुझे बात चला यार 190 कंट्री में तो अच्छी बात है। तो तब मैं एग्री किया। लेकिन जब लोगों ने सेक्रेड गेम्स में एक तो आपकी आवाज भी सुनी और फिर आपको देखा भी, उन्होंने कहा कि ये तो बातचीत कर रहे हैं। कई सारे एक्टर्स के बाद जो नवाज के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो हम कहते हैं मतलब ये बातचीत कर रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा भी कि ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो है जिसके लिए आप आज परिभाषित होते हैं, यू आर डिफाइंड बाय दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, व्हाट इज दैट, और वो करने में कौन सी वो जर्नी है जो which makes it so easy। कैसे से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पे भी बातचीत करें, उसके बारे में आई थिंक वही थोड़ा सा डिस्कशन करते। हम लोगों की अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डिस्कशन करते हैं, आप उसमें बातें करते हैं और अपडेट होते हैं वर्ल्ड सिनेमा से क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या। तो उसी का नतीजा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास का जो सर्किल है ना, आपके दोस्त यारी बहुत ही अपडेट होने चाहिए उस फील्ड में जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि ये फिल्मी लोगों से मतलब ये नॉर्मल लाइफ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ नॉर्मल लाइफ, यार ये बेसिक बहुत हो गया एक्टिंग वैक्टिंग। नहीं भाई, हमारी लाइफ ये है, मुझे इसी में मजा आता है, यही मेरी ट्रैवलिंग है, यही मेरे लिए विपासना, सब कुछ यही है। मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ सब कुछ, तब मुझे खुशी होती है।
मैं नॉर्मल ब्रीदिंग एक्चुअली तभी लेता हूँ जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कि वेलनेस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है जब मैं शूट करता हूँ। क्योंकि मेरा फोकस, मेरी कंसंट्रेशन एकदम बन जाती है। तो एनीवे उसी डिस्कशन का नतीजा ये है कि हम लोग ये कि पूरी पिक्चर में कोई एक सीन होता है जो फिल्म का एक पूरा जोश होता है, और एक्टिंग में भी वही है। सपोज में एक पेज मुझे डायलॉग्स दिए गए, कोई एक लाइन होती है जहां वो टर्निंग पॉइंट होता हो आपके कैरेक्टराइजेशन का। अब सारे इस पूरे डायलॉग्स में मैं एक्टिंग करूंगा ना, सारे डायलॉग में अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा, तो जब अच्छी एक्टिंग करने का वक्त आएगा क्या करूंगा? इससे पहले तो जो है स्टोरी को लेके चले, अब वहां पे भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी, तो जहाँ जरूरत है, एक्चुअली जरूरत है, वहां डिफिकल्ट हो जाएगा फिर एक्टिंग, वहां आप अपने से मतलब आगे नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, कि ऐसा लगना जैसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे इंसान है, आप इंसान हैं, आप कोई मतलब उल्टा तीर लेके नहीं आएंगे, सरिया नहीं गुजर के आए पीछे कि आज मैं फाड़ दूंगा, मतलब ये कर दूंगा, नॉर्मल बात कर, फाड़ने का वक्त आएगा वहां पे भी होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैरेक्टर का, वहां पे आएगा, वहां करना। अभी फिलहाल नॉर्मल कर सारी चीजें, तो इस तरह के डिस्कशन में ये सारी चीजें दो चीजें आपने और बड़ी मजेदार करी है। अक्सर एक्टर्स बायोपिक्स करने से बहुत डरते हैं, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति था, वो जीवित था, आपने उसको देखा था, और दो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ठाकरे और मंटो। मतलब बहुत जिगर चाहिए ये करने के लिए ना। एक तरफ सादत अली हसन मंटो, दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे। ये तो बताना पड़ेगा आज रेसिपी कि ये दोनों एक साथ आसपास में कैसे जीवन पाया इन्होंने। आई थिंक आसपास ही हो रही थी शूटिंग, बिल्कुल। हाँ, तो हालांकि मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, ये रोल क्यों कर रहे हो, कुछ लोग इस तरह की चीजें हुई थी मेरे साथ। मैंने कहा मैं यार एक्टर हूँ, मुझे कल को अगर हिटलर का रोल मिलेगा तो वो भी करूंगा, है ना। और मंटो की खास बात थी कि मंटो में मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन किया है, क्योंकि मंटो की वीडियोस किसी ने नहीं देखी थी, मंटो का सिर्फ फोटोज हैं। तो एक एडवांटेज मुझे उस चीज का मिला कि मुझे लगा कि जो स्क्रिप्ट है, और कि मैं हूं, अगर मैं ही मंटो हूं तो नवाज ही मंटो है, कि किसी ने देखा, लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, अगर मैं ऑनेस्ट रहा अपने रोल के साथ तो लोग यकीन कर लेंगे मंटो ऐसे रहा होगा। लेकिन ठाकरे के साथ थोड़ा डिफिकल्टीज थी, क्योंकि उनके वीडियोस बहुत अवेलेबल है, उनकी स्पीचेस हैं, उनके इंटरव्यूज बहुत हैं गूगल पे। तो अब ये था कि मिमिक्री भी ना कैरेक्टर का, लगे भी ठाकरे, ये सबसे ज्यादा चैलेंज था उस कैरेक्टर के लिए, उस रोल के लिए। पर दोनों के चित्रांकन में और दोनों को देखकर हमारी ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नवाज भाई मंटो भी हो सकते हैं और ठाकरे भी। ये अपने आप में आई थिंक दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द एक्टर दैट इज नवाजुद्दीन। आई थिंक उसने मुझे कहीं से देखा नहीं, जो मुझे कहीं से जानते हैं उनको बोलते हैं ये पॉसिबल हो सकता है नवाज के साथ। नवाज इसलिए आपको इतना देखा ना कि अपने अंदर उसने बिठाई लिया। हाँ, मेरे साथ रहा होगा, मुझे देखा नहीं होगा। अब एक बहुत मजेदार दौर है जब आप बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में करते हैं। आपने अभी एक फिल्म जिसमें आप ट्रिपलेट हैं, मतलब 3 रोल्स में हैं और उनमें से एक नारी चरित्र है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी फोटो देखी, सच में नवाज, अगर आपका नीचे नाम नहीं लिखा होता मैं तो नहीं पहचान पाती। मैंने आज उसका यहाँ पर इसलिए चित्रण नहीं किया कि आप अपने आप आज सेशन के बाद गूगल सर्च करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हड्डी, तो थोड़ा हड्डी की यात्रा, और फिर उसके बाद एक और फिल्म अभी आपने खत्म की है, उसके बारे में भी चर्चा करें। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं अगर मैं नाम न लिखा होता तो पहचान नहीं पाती, तो ये क्रेडिट जो है मेकअप आर्टिस्ट हो जाता है, उसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। कितने घंटे लगते थे? 3 घंटे।
रही बात ये कि जो मेकअप उसने किया उसको रेस्पेक्ट देना, जो क्योंकि उसने 3 घंटे लगाए और सोचा है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा या नहीं, और उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि उस मेकअप को मैं कितना रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि एक अलग पर्सनैलिटी उसने खड़ी कर दी। अब उस पर्सनैलिटी में सोल, ये अपना थॉट, अपने इमोशंस ये मुझे डालने पड़ेंगे। कहने के लिए तो ट्रांसजेंडर है, बट वो इतना डिफिकल्ट रोल रहा मेरे लिए। आपका ठाकरे एक सबसे डिफिकल्ट रोल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे उसको छू के चले जाऊं। जो उनका ट्रॉमा है उसको पकड़ना है। और मैंने खुद से फाइंड आउट किया, अपने अंदर फाइंड आउट किया कि क्योंकि हर इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है। एक औरत भी होती है, एक बच्चा भी होता है, एक खतरनाक कैंसर भी होता है, सब कुछ इंसान, अभी इंसान। तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मेरे अंदर किसी कोने में है एक फीमेल है, तो मैंने कोशिश की कि मैं फीमेल करूँ, मैं फीमेल प्ले करूँगा। लोगों को लगेगा ट्रांसजेंडर है, लेकिन मैंने एक्चुअली फीमेल प्ले करने की, क्योंकि जितने भी ट्रांससेक्सुअल होते हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है फीमेल बनने की, वही वो चाहते हैं। क्योंकि मैंने 80 के आसपास ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम कर रहा था मैं, तो उनकी सबसे बड़ी विश, सबसे बड़ी चाह उनकी क्या है, क्या होती है, जो मैंने सबसे पूछा, कॉमन बात यही थी कि सब फीमेल बनने चाहते हैं। सुधीर मिश्रा के साथ एक फिल्म आपने की सीरियस मैन, वो भी OTT पर, नेटफ्लिक्स पर दिखी। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक एस्पिरेशनल कहानी, एक पिता पुत्र की, और वो भी एक किताब थी। तो एक बात एज एन एक्टर, जब आज हम OTT पर, जिसको हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट कहते हैं, लगता है कि जैसे प्रजातांत्रिकरण हो गया है उन चीजों का जिनको हम देखते हैं, जब किताबों को अडैप्ट किया जाता है तो एक चरित्र है वो जो किताब में लिखा गया, एक वो जो स्क्रीन प्ले में हमने पढ़ा, और एक जो आपने स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया। ये जर्नी एक साथ कैसे सम्मिलित होती? आई थिंक जितना मुझे But Iron Money was beautiful. Remember Serious Men and Iron Money? I'm sure. How many of you saw Serious Men? Wow, quite a few. Can I say something? In a bit, we'll come to you. आई थिंक मुझे लगता है दोनों प्रोसेस अलग हैं। एक जब अपने नॉवल राइटर की अपनी इमेजिनेशन होती है वो है, और जो फिल्म मेकर उसको फिर ड्रामेटाइज करता है, फिल्म बनाता है उसके ऊपर, वो एक अलग है। लेकिन जब उसमें एक्टर्स आते हैं तो हर इंसान अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एज एन एक्टर हम जितना हम कर सकते हैं हमने किया, जितना डायरेक्टर कर सकता है। तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एक मेरे ख्याल से जो एक नॉवल की या स्टोरी की सोल नहीं जानी चाहिए। बाकी आप बहुत सारे लोग लिबर्टी भी ले लेते हैं, चले जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स भी जाते हैं उसी चीज को लेके, तो अच्छी बात है, बट उसकी जो सोल है, जो थॉट लेके उसने लिखा था, वो नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरी नजर में मुझे इतना मालूम, इससे ज्यादा इसके बाहर मुझे आएगा। अच्छा, बहुत सारे हमारे ड्रामा स्कूल के अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नवाज भाई थिएटर कब करेंगे, तो बीच में ये भी था कि आप अपने गांव जाकर कुछ एक थिएटर प्रोडक्शन करना चाहते थे। आपने ये भी कहा कि शायद मेरे शहर के कुछ ऐसे नवोदित कलाकार हैं जिन्हें समय मिलना चाहिए, जिनको मौका मिलना चाहिए। तो एनीथिंग लाइक दैट यू रियली वांट टू डू? अभी तो फिलहाल मैं फिल्मों में बिजी हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, जब उससे थोड़ा सा मिलेगा मुझे, तो मुझे लगता है कि अभी मेरी जो एनर्जी है वो शायद बची नहीं थिएटर के लिए। मे भी शायद मैं एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। बीच में आया था हालांकि यहाँ लॉकडाउन से पहले, पैंडेमिक से पहले आया था, सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था मुझे, तो क्या करूँ, थिएटर करना शुरू कर दूँ या अपने गाँव चले जाऊँ, लोगों से मिलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। एक फिल्म खत्म, दूसरी स्टार्ट कर रहा हूँ, तीसरी स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा था। तो लेकिन बीच में दौर आता है, ऐसा है, कुछ ऐसा हादसा गुजरता है आपके साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का कुछ हो जाए, मतलब सेंस की मैं खैर यहाँ नहीं बता सकता तुझे, कहीं ना कहीं से ड्राइव लेना बहुत जरूरी है, यू नो। चाहे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप बहुत सारे एक्टर्स मैंने ऐसे भी देखे कि जिनका ब्रेकअप हो गया और अचानक से उनकी एनर्जी है, बस अब काम करके दिखाऊंगा, अब काम करूंगा, है ना।
कि अपने ब्रेकअप को इस तरफ ले जा रहे, काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ ले जा रहे हैं, तो उससे बढ़िया फोकस से कंसंट्रेशन कहीं नहीं बन सकती। तो ये बीच बीच में अपने आप को झटके देते रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे किसी दूसरी चीज से हुआ, खैर से नहीं हुआ, तो मैं भी थोड़ा डल हो रहा था एक्टिंग में। अचानक से मुझे हुआ ऐसे कि नहीं यार कैसे करते हैं, भले वो मोटिवेशन कहीं और से आया, बट आई डोंट नो, कनेक्ट कर पा रही हूँ? बिल्कुल कर पा रही हूँ। मैं सब पहले